सर। अच्छा जी, तो क्या बात कर रहे थे, भूल ही गए। हाँ, रजिस्टर्ड ग्रुप बनाने में अच्छा बल्क परचेज, बल्क में जब ऐड करते हो ना आप लोगों को, तो वो बाज़ औक़ात नंबर ब्लॉक कर देता है। तो बस वो एहतियातन जो है ना, वो 10-10, 15-15 लोग ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो होपफुली जो है वो कल परसों में ये सारे हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप हो जाएंगे फाइनल। FAR 2 की क्लासेस शुरू करनी है कल से। ऑडियो वीडियो मिस मैच हो, ये सेट हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। आप सुकून से बैठ जाइए, मैच कर जाएगा। अच्छा, आप कभी भी जो है वो टीचर के ये याद रखना, जो हमारी तस्वीर जा रही होती है ना ऑनलाइन, वो किसी और जो है वो रेट से जा रही होती है, और जो आवाज़ जा रही होती है वो किसी और रेट से जा रही होती है। जो बंदा लाइव क्लास ले रहा होता है तो थोड़ा सा लैग होता है, कोई 2-1.5 सेकंड का, ठीक है ना। लेकिन जब आप रिकॉर्डेड क्लास लेते हैं उसमें लैग नहीं होता। उसकी वजह ये है कि वो हम अपने सिस्टम से उठाते हैं, और वो सिस्टम पे 4K में रिकॉर्डिंग हो रही होती है। खैर, अच्छा जी, वो होमवर्क जो था हमारा कल मैंने जो दिया था, वो ज़रा निकाल लेते हैं, उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं, और फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा होमवर्क। अच्छा जी, मुझे ज़रा सा चीज़ों को रिकॉल करके बताएं जी। हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जब हम घुसते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हमें नज़र आते हैं 3 डिपार्टमेंट्स। कितने डिपार्टमेंट्स? 3 डिपार्टमेंट्स नज़र आते हैं। हमें नज़र आता है कि जी एक उसकी फैक्ट्री होती है, ठीक है जी। फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद सेल्स डिपार्टमेंट में जाती हैं। सेल्स डिपार्टमेंट में हम उसको सर बेचने की कोशिश करते हैं, और फिर हमारे पास सर जब चीज़ें बिक जाती हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग करना, अकाउंटिंग करना, लीगल मामलात, ऑडिट करवाना, ये सारे काम किसके हैं? ये एडमिन के, ठीक है जी। यानी प्रोडक्शन और सेल्स के अलावा जो सारा काम होता है बाकी वो कहाँ होता है? वो एडमिन डिपार्टमेंट में होता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि फैक्ट्री के अंदर हमारे पास जो कॉस्ट है वो कितने टाइप की है? वो 2 टाइप की। एक डायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है जी, और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास 2 चीज़ें थी। वो क्या क्या थे सर हमारे पास? सर एक हमारे पास डायरेक्ट मटीरियल था और डायरेक्ट लेबर था, याद आ रहा है? मटीरियल में हमने डिस्कस किया, डायरेक्ट मटीरियल वो मटीरियल है जो प्रोडक्ट में फिजिकली ट्रेसेबल है। डायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो प्रोडक्ट को खुद प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा मटीरियल जो प्रोडक्ट बनाने में लग तो रहा है लेकिन प्रोडक्ट में ट्रेसेबल नहीं है, वो क्या है सर? अच्छा, हमने एग्जाम्पल क्या दी थी कि मिसाल के तौर पर ये टेबल बनता है, इस टेबल में कौन कौन सा मटीरियल आपको नज़र आ रहा है? सर लकड़ी नज़र आ रही है, इसमें प्लास्टिक नज़र आ रहा है, इसमें थोड़ा बहुत स्टील का काम हुआ होगा, कीलें लगी हुई हैं, समझ बॉन्ड लगा हुआ है इसके अंदर चिपकाने के लिए। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये डायरेक्ट मटीरियल है। लेकिन जिस फैक्ट्री में ये टेबल बना है उस फैक्ट्री में डीजल भी इस्तेमाल हुआ होगा, उस फैक्ट्री में क्लीनिंग सप्लाईज यानी जो सर्फ वगैरह है फर्श धोने के लिए वो भी इस्तेमाल हुआ होगा, वो सारी चीज़ें भी इस्तेमाल हुई हैं। वो मटीरियल इस प्रोडक्ट में मौजूद, तो जो प्रोडक्ट में मौजूद है वो डायरेक्ट मटीरियल, और जो प्रोडक्ट में मौजूद नहीं है वो इनडायरेक्ट मटीरियल। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि फैक्ट्री में कई तरह के मजदूर होते हैं। कुछ मजदूर ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और कुछ मजदूर ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते हैं बल्कि फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। जैसे कि फैक्ट्री के बाहर एक चौकीदार खड़ा है, उसका काम क्या है? अनऑथराइज एक्सेस को रोकना, कि कोई भाई चोर डाकू और कोई अनऑथराइज बंदा अंदर ना घुस जाए। वो चाह रहे कि जी प्रोडक्शन मैकेनिज्म सुकून से चलता रहे। आप फैक्ट्री के अंदर घुसते हैं, आपको नज़र आता है एक सुपरवाइज़र। इस सुपरवाइज़र का काम क्या होता है? जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको लुक आफ्टर करना, उनसे काम निकलवाना, उनको फजूल ना बैठने देना, ठीक है जी। वो बंदा खुद काम नहीं कर रहा होता लेकिन काम करवा रहा होता है, फैसिलिटेट कर रहा होता है। वो भी क्या है जी? इनडायरेक्ट लेबर। जो काम कर रहा है और जो फैसिलिटेट करवा रहा है वो इनडायरेक्ट लेबर। फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास फैक्ट्री में और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है, फैक्ट्री में मौजूद मशीनों की डेप्रिसिएशन है, फैक्ट्री का रेंट है, ठीक है जी। और बहुत सारे खर्चे जो फैक्ट्री के अंदर हो रहे हैं वो क्या है हमारे पास? वो भी ओवरहेड्स हैं। तो हमारे पास सर ओवरहेड्स में 3 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, और यानी सर हमारे पास अगर हम ब्रॉडली देखें तो हमारे पास कॉस्ट की 3 ही कैटेगरीज हैं। या तो कॉस्ट डायरेक्ट मटीरियल है,
या कॉस्ट डायरेक्ट लेबर है और बाकी सारी की सारी कॉस्ट को हम क्या कहेंगे। अच्छा, आपने ये क्लासिफिकेशन डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के तौर पे पढ़ी, लेकिन पूरे कॉस्टिंग के सिलेबस में हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। मैं सिर्फ 3 कॉस्ट की बात करूंगा। मैं पूछूंगा डायरेक्ट मटेरियल कितना है, डायरेक्ट लेबर कितना है और ओवरहेड्स कितने हैं। तो डायरेक्ट मटेरियल वो जो प्रोडक्ट में फिजिकली मौजूद है, डायरेक्ट लेबर वो मजदूर जिसने प्रोडक्ट बनाया है, और इसके अलावा जो सारा खर्चा हुआ है वो क्या है जनाब। अच्छा, फिर हमने सर, मैंने आपको घर से एक सवाल करने के लिए दिया था। ये सवाल था चूँकि कल रोज़ा था और आप लोगों ने रोज़ा रखा होगा, फिर उसके बाद आप लोगों ने इफ्तारी की होगी, फिर उसके बाद आप तरावी पढ़ने गए होंगे, फिर किसी ने कज़ा उल उमरी पढ़ी होगी, तो होमवर्क ये 3 मिनट का था, तो इतना टाइम तो मिला ही नहीं होगा बहुत सारे लोगों को, ऐसा। तो वो हम क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे ही। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जनाब, अ बेकरी प्रोड्यूसेस स्पेशलिटी केक्स एंड इनकर्स द फॉलोइंग प्रोडक्शन कॉस्ट। उसने लिख के दे दिया कौन सी कॉस्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट होती है जो फैक्ट्री के अंदर इनकर हो रही है, ऐसा। अब उसने कहा जी इसमें हमारे पास सर आटे की कॉस्ट है, क्लीनिंग सप्लाईज हैं सर, हमारे पास चीनी है, डेप्रिसिएशन है सर किसका, बेकिंग इक्विपमेंट का, फैक्ट्री का रेंट है सर, जो हमारा मजदूर है जो केक प्रोड्यूस कर रहा है उसकी तनख्वाह है, फिर हमारे पास सर इलेक्ट्रिसिटी का ख़र्चा है, अंडे हैं, फिर एक बंदा है जो केक को डेकोरेट करता है, वो भी केक के ऊपर ही काम करता है, ठीक है जी। अच्छा, ये फैसिलिटेट नहीं करता, ये केक बना रहा है सर। फिर पैकिंग मटेरियल है। अब बताओ इसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कौन कौन सी है। अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल निकालने जाऊं, अच्छा, फिर साथ ही साथ हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट लेबर भी निकालते हैं, और फिर साथ ही साथ हम क्या करते हैं, ओवरहेड्स भी निकालते हैं। एक एक करके कॉस्ट को पिक करो जी। सर फ्लोर आटा कितना सर, मेरे पास 12,000, ये डायरेक्ट मटेरियल है, ऑब्वियसली केक के अंदर आटा मौजूद है सर। फिर क्लीनिंग सप्लाईज जी, ये क्या है, क्लीनिंग सप्लाईज क्या है सर, ये वो मटेरियल है जो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल तो हुआ लेकिन प्रोडक्ट में मौजूद नहीं। ये नहीं कि आप केक काटोगे उसके अंदर सर्फ निकलना शुरू, नहीं, ऐसा नहीं है सर। तो ये क्या है हमारे पास, कौन सा मटेरियल है। अच्छा, ये हमारे पास सर क्लीनिंग सप्लाईज कितने की, 3500 रुपये की। फिर हमारे पास सर शुगर जी, ये है केक के अंदर मौजूद है, यस सर, कितने की, 8,000 रुपये की, 8,000 रुपये की चीनी। फिर डेप्रिसिएशन, हाँ जी, ओवरहेड, सीधी सी बात है सर। यार किसी को ये समझाने की ज़रूरत तो नहीं कि डेप्रिसिएशन होता क्या, कितना जी, 7,000। फिर फैक्ट्री का रेंट, ओवरहेड्स कितना बाबू, ये रेंट 15,000। फिर जी अब मेरे पास आता जी बेकर्स वेजेस जी, डायरेक्ट लेबर कितने का बाबू, ये 18,000 रुपये का। फिर जी मेरे पास सर इलेक्ट्रिसिटी, ओवरहेड्स कितना मेरे बच्चों, 9,500। फिर मेरे पास सर अंडे केक में होते हैं कितना जी, अंडे केक में होते हैं, बिल्कुल होते हैं सर। और सर बस है सर, नहीं सर, हमारे पास डेकोरेटर की वेजेस, अगर यहाँ सुपरवाइजरी वेजेस होती तो वो ओवरहेड्स में हम डाल देते। अब पैकिंग मटेरियल, कल मैंने जाते जाते एक बात बताई थी कि पैकिंग मटेरियल जो है वो ऐसा मटेरियल है जो कुछ लोग समझते हैं कि प्रोडक्ट का पार्ट है, लेकिन आम तौर पे इसको प्रोडक्ट का पार्ट कंसिडर नहीं किया जाता, तो हम इसको कहाँ डाल देते हैं, ओवरहेड्स में। हैं यार, पैकिंग मटेरियल आम तौर पे इतना इमटेरियल होता है कि लोग इसको डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट नहीं कंसिडर करते। आप आगे जाओगे तो डायरेक्ट मटेरियल की अकाउंटिंग बिल्कुल अलग है, इनडायरेक्ट मटेरियल की अकाउंटिंग या इनडायरेक्ट कॉस्ट की अकाउंटिंग बिल्कुल अलग है। तो आगे जाओगे तो तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि पैकिंग मटेरियल को आसानी के लिए क्यों ओवरहेड्स कहा गया, ठीक है जी। तो पैकिंग मटेरियल, दो लोग कहते हैं कि जी प्रोडक्ट का पार्ट है, आईफोन का कोई डब्बा लेकर आएगा, खरीद के लेकर आएगा, तो उसमें क्या मौजूद होगा, डब्बा भी मौजूद होगा। अब बंदा कहेगा कि यार ये डब्बा भी क्या है, इस प्रोडक्ट का
पार्ट है, लेकिन कुछ लोग समझते हैं नहीं, अल्टीमेटली जो यूजेबल प्रोडक्ट है ये उसका पार्ट नहीं है। जूते लेकर आते हो, जूते का डब्बा क्या है? पैकिंग मटेरियल है, तो हम उसको आमतौर पे जूतों का पार्ट कंसिडर नहीं करते। अब बताओ ये कितना हो गया टोटल? 25,500। 35 से 25 है, वेरी गुड सर। ये 32 और ये मेरे बच्चों 41 और ये टोटल हो गया 98। अच्छा यार, आप लोगों से ना यहाँ पर सामान वामान कभी रह जाता है, ठीक है जी, चीज़ें इधर रह जाती हैं, किसी का कैलकुलेटर रह जाता है, किसी का बैग रह जाता है, किसी की कोई जो है वॉलेट वगैरह रह जाता है, तो ओवर द पीरियड यहाँ पर ना एक चीज़ें जमा होती जा रही होती हैं। तो यहाँ मेरे पास तकरीबन कुछ 7-8 कैलकुलेटर पड़े होते हैं, जो मैं कोई बच्चा क्लास में नहीं लेकर आता तो मैं उसको दे देता हूँ। कोई बच्चा ऐसा जिसके पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं दे दूँ? हैं, लानत है आप लोगों की ज़िंदगी में, यहाँ कोई कैलकुलेटर नहीं है। एक तो यार अकाउंटिंग की क्लास में आ रहे हो, ऊपर से कैलकुलेटर नहीं लेकर आ रहे हो यार। अब मैं पूछता कि कैलकुलेटर किसके पास नहीं, तो कोई नहीं बताता। क्या के पास है? ये हर दफा आता है, लेकिन फिर भी हराम को लेके नहीं आते भाई कैलकुलेटर। यार मैं आपको एक टिप दे रहा हूं, अभी कंपनी लॉ के पेपर में भी कैलकुलेशन आ गई है। 2 कैलकुलेटर लेके नहीं जाते हैं कि यार इकोनॉमिक्स में क्या करना है, कंपनी लॉ में क्या करना है। यार लॉ के पेपर में कौन कैलकुलेटर लेके जाता है? आ रही है भाई उसमें चीजें अब कैलकुलेशन की। तो कैलकुलेटर आपने सिवाय कबर के हर जगह लेके जाना है, क्योंकि कोई ना कोई सवाल ऐसा आएगा जिसमें कैलकुलेटर का यूज होगा। कबर में नहीं होगा ऐसा कोई सवाल जिसमें कैलकुलेटर इस्तेमाल हो। ठीक है जी, ये कॉपी कर लें सर और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। जी मेरा बच्चा, देखो यार, हम लोग जब कॉस्टिंग में बात कर रहे थे ना, तो ट्रेडिंग इन जनरल हम उसको उसमें ट्रीट कर लेते हैं, सर्विसेज को वहीं ट्रीट कर लेते हैं। और हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक है जिसमें सर्विस की बात होगी बस, बाकी थ्रू आउट हम मैन्युफैक्चरिंग का काम ही कर रहे होंगे। सर्विस कॉस्टिंग आप पढ़ो, सर्विस कॉस्टिंग एक टॉपिक है हमारे पास, वो एक क्लास का है, लेकिन असल में सर्विस आप पढ़ोगे जब आप MFA में आओगे, वहाँ आप सर्विस सेक्टर की बजटिंग पढ़ोगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कोर्स में सर्विस सेक्टर की कोई चीज़ भी नहीं, ठीक है। बहुत कम चीज़ें, इक्का दुक्का चीज़ें, ट्रेडिंग का है बिजनेस थोड़ा बहुत 10-15%, बाकी सारा मैन्युफैक्चरिंग। हाँ जी, बड़े हम आगे दोस्त। लास्ट टाइम बिजनेस लॉ में कैलकुलेटर नहीं लेकर गया था और कैलकुलेशन आ गई थी। ये मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये रिस्क नहीं लेना, ऐसा है। आगे बढ़े हम। यार मुझे एक बात बताओ, इन जनरल तुम लोग इतने मुर्दा लोग हो या ये रमज़ान का इफेक्ट है? रमज़ान का इफेक्ट है, अच्छा है। ईद तक मैं सब्र करूँ ना, शैतान बंद है। बड़े हम आगे दोस्त। आपने रमज़ानों में शैतान देखना है, आप जाएं ज़रा एक सिग्नल पे खड़े हो जाएं, आपको वहाँ 2 पुलिस वाले नज़र आएंगे, ठीक है। वह पुलिस में तो नहीं है, मैंने उसके अलावा बात की है, ठीक है। ऑफेंसिव फील नहीं करिएगा। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सर्विस देती हो, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी? मैं फिर एक बात बता दूं, देखिए सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस बेस्ड कंपनीज जो हैं उसमें जो है वो सिर्फ एक ही मेजर खर्चा होता है लेबर का खर्चा। आम तौर पे वहाँ मटेरियल नहीं होता इतना, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर का कोई डायरेक्ट मटेरियल नहीं होता, ठीक है जी। डॉक्टर को प्रोडक्ट नहीं देता, डॉक्टर एक सर्विस देता है। उस सर्विस के अंदर जो चीज़ें यूज़ होती हैं आमतौर पर सारी ओवरहेड्स में काउंट हो जाती हैं। और जो डॉक्टर का तनख्वाह होता है, जो डॉक्टर का वेज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट लेबर। लेकिन अभी मैं सर्विस सेक्टर पे नहीं जा रहा, क्योंकि हमारा कोर्स प्रेडोमिनेंटली किस चीज़ के ऊपर है? प्रोडक्ट बेस्ड है, ठीक है जी। या तो आप ट्रेड करते हो प्रोडक्ट को, या आप क्या करते हो? मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है जी। अच्छा जी, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जनाब। मुझे एक बात बताएं, मैं मिसाल के तौर पर ARTD के बाहर ना चाय का ढाबा खोलने वाला हूँ। अच्छा, वैसे एक बंदे ने ऑलरेडी खोल लिया है। 2 मिनट के लिए अज्यूम करो कि मैं यहाँ चाय का छोटा सा होटल खोलूँगा, ठीक है जी। गौर से सुनना, अब होटल खोल रहे हैं और हम डिसाइड कर रहे हैं कि जी क्या क्या खर्चा आएगा। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं एक भी चाय का कप ना बनाऊं, ज़ीरो, या मैं चाय के 500 कप बनाऊं,
या मैं चाय के 1000 कप बनाऊं, या मैं चाय के 2000 कप बनाऊं, मैं सोच रहा हूं कि मेरे पास खर्चा क्या क्या आएगा। सर मैं जब यहाँ पर दुकान खोलने के लिए गया तो मुझे पता चला कि मुझे चाय बनाने के लिए मटेरियल भी लेना पड़ेगा, दूध, चीनी, पत्ती, ऐसा। मुझे जो चाय बनाने वाला बंदा है उसके साथ मैंने एग्रीमेंट किया, उसने कहा सर जितने चाय के कप बनाऊंगा मैं आपसे पर कप पैसे चार्ज करूंगा। अब मैंने हिसाब लगाया कि चाय का कप बनाने के लिए मुझे मटेरियल इस्तेमाल करना पड़ेगा से 40 रुपये का, और जो चाय का कप बनाने के लिए मजदूर बैठा हुआ है ये मुझसे पैसे लेगा से 10 रुपये। एक चाय का कप मुझे कितने का पड़ेगा? 50 रुपये का। इसमें क्या क्या शामिल है? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। और मुझे ये अंदाज़ा है कि मैं जितनी चाय प्रोड्यूस करूंगा गैस का उतना ज़्यादा बिल आएगा। मैं जितनी चाय प्रोड्यूस करूंगा गैस का उतना ज़्यादा बिल आएगा। और मेरा एक दोस्त ऑलरेडी होटल चला रहा है, उससे मैंने पूछा कि यार लगभग एक चाय के कप पे गैस का कितना खर्चा आता है, तो उससे मुझे अंदाजे से बताया कि जी गैस का खर्चा आता है जी से मिसाल के तौर पर 5 रुपए का। ये गैस क्या है जी? और मनुष्य ओवरहेड है। मटेरियल क्या है इसके अंदर? चाय पत्ती है, पानी है, दूध है, और कई इलाकों में तो छोटा सा अफीम का टुकड़ा भी डाल देते ताकि आप आदी हो जाएं चाय के, हैं। ये सब मिला के मटीरियल है। लेबर क्या है? जो चाय बनाने वाली उसकी तनख्वाह है। ठीक है जी, कितने हो गए टोटल पैसे? 50। 5 रुपए की उस पर क्या लग रही है? गैस लग रही है। अब मुझे एक बात बताएं, एक चाय का कप हमें कितने का पड़ता है? 55 रुपए का, ऐसा है। अच्छा अब गौर सुनना, जो चाय देने वाला होता है, डिस्ट्रीब्यूट जो कर रहा होता है, क्या कहते हैं उसको आप? वेटर, छोटा बार वाला जो भी है, जो चाय देता है उठा के आपको, ऐसा। उससे भी हमारा एग्रीमेंट है। उसने कहा एक चाय का कप मैं कस्टमर को दे के आऊंगा, सेलिंग कॉस्ट मैं आपसे पैसे लूंगा कितने? 5 रुपए। अब बताओ मुझे एक चाय का कप बनाकर बेचने पर कितने का खर्चा आता है? मटेरियल कितने का? 40 रुपए का। बनाने वाले का लेबर का खर्चा सर 10, गैस 5, और 5 रुपए सर उस बार वाले के जो चाय उठा के कस्टमर तक लेके जा रहे हैं। कितने रुपए हो गए? 60 रुपए। अब बताओ एक कप बनाऊंगा कितने का खर्चा आएगा? 2 कप बनाऊंगा कितने का खर्चा आएगा? सर मुझे बताओ अगर मैं 500 कप बनाऊंगा तो मुझे बताओ मेरे पास कितने रुपए का खर्चा आएगा? 500 इंटू 60 कितने? 30,000। अल्लाह के वास्ते कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेना। ये 5 को 6 से मल्टीप्लाई करके 3000 मत बोलो, कैलकुलेट कर लो कितना जी? 30,000। अब बताओ अगर मैं 1000 कप बनाऊं तो 60,000। अगर मैं 2000 कप बनाऊं तो 1,20,000, ऐसा। अच्छा आप चेक करो इस कॉस्ट का, आतिफ भाई इस कॉस्ट का बिहेवियर चेक करें। बिहेवियर कैसे बिहेव कर रही है? आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा रहे हो, ये कॉस्ट क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। यही इसका बिहेवियर है, ऐसा है। अच्छा गौर से देखना, ये मटेरियल कौन सी कॉस्ट है? मैन्युफैक्चरिंग या नॉन मैन्युफैक्चरिंग? लेबर मैन्युफैक्चरिंग या नॉन मैन्युफैक्चरिंग? गैस मैन्युफैक्चरिंग या नॉन मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग भाई, गैस मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री के अंदर गैस इनकर होती है। सेलिंग कॉस्ट ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब है मैं इस वक्त आपसे मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग की बहस नहीं कर रहा। एक कप बना के बेचने पे कितने का खर्चा आ रहा है? इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल है। मुझे बताओ मैं 500 कप बनाता हूँ कितने का खर्चा होता है? 30,000 का। मैं 1000 कप बनाता हूँ 60,000 का। मैं 2000 कप बनाता हूँ 1,20,000 का खर्चा होता है। जितने कप बनाते जा रहे हैं खर्चा बढ़ता जा रहा है। ये खर्चा वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है। ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहेंगे? जो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से बढ़ती है, चेंज होती है, वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? अब इसका मतलब हम कॉस्ट की क्लासिफिकेशन एक और तरीके से देख रहे हैं। पहले हमने आपकी क्लास में देखा कि जी कितने लड़के हैं कितने लड़कियां हैं, तो जी ये लड़के ये लड़कियां, ऐसा। ये क्लासिफिकेशन हो गई मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग, मिसाल के तौर पर। अब हम एक और क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं कि हमारी क्लास में कितने ओ लेवल्स के बच्चे, ए लेवल्स के बच्चे हैं और कितने इंटरमीडिएट के। तो ये भी हो सकता है कि एक लड़का ओ लेवल से ए लेवल से आ रहा हो और एक लड़की भी आ रही हो ओ लेवल से ए लेवल से। अब क्लासिफिकेशन क्या अलग तरीके से देख रहे हैं। पहले हमने क्लासिफिकेशन किस तरह देखी? मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग। अभी मैं देख रहा हूं किस पे? वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल और मुझे बताओ ये जो 60 रुपए की कॉस्ट है इसमें मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों शामिल हैं।
अब बताओ मैं 1 कप बनाऊं कितना खर्चा? 60 का। मैं 500 कप बनाऊं, मैं 1000 कप बनाऊं, क्या ये कॉस्ट यूनिट्स बढ़ाने से बढ़ रही है? इस कॉस्ट का बिहेवियर कैसा है सर? चेंज हो रही है। ये वेरिएबल कॉस्ट है। कौन सी कॉस्ट है? अच्छा, अब इसी तरह सर इस दुकान का रेंट भी मैंने पे करना है जहां मैं ये होटल खोलूंगा। रेंट वाले ने कहा जी आप चाहे यूनिट बनाएं या ना बनाएं, मैं आपसे सर 50,000 रुपये का रेंट चार्ज करूंगा। अब बताओ मैं 500 कप बनाऊं तो भी रेंट कितने का है? अगर मैं सर 1000 कप बनाऊं तो भी रेंट कितने का है? 50,000 का। अगर मैं सर 2000 कप बनाऊं तो भी रेंट कितने का? अब बताओ इस कॉस्ट का बिहेवियर क्या है? सर ये फिक्स कॉस्ट है। ये कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट है। तो सर इसका मतलब है हम बिहेवियर के हिसाब से कॉस्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो ज़्यादा यूनिट बनाने से बढ़ती है, और कुछ कॉस्ट ऐसी होती है जो ज़्यादा यूनिट बनाने से नहीं बढ़ती है, उतनी की उतनी ही रहती है। ये कौन सी कॉस्ट है? अब बताओ सर ARTT में फैकल्टी की कॉस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाने से, नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने से बढ़ती है, और अगर पूरे महीने में कोई क्लास ना हो तो टीचर की कोई सैलरी भी नहीं होती है। तो ये सैलरी वेरिएबल है या फिक्स है? वेरिएबल है। सर यहाँ का रेंट चाहे स्टूडेंट आए या ना आए, ये क्या है? सर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, सर अगर स्टूडेंट ना आए तो बिल ना होने के बराबर होता है, जिस वक्त क्लासेज हो रही होती हैं तो बिल आसमानों पे चढ़ा जाता है। सर ये कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट है। सर हमारे बाहर जो स्टाफ बैठे हैं, चौकीदार बैठे हैं, जो हमारे यहाँ का एडमिन स्टाफ है, चाहे स्टूडेंट्स हो या ना हो, इनकी मंथली सैलरीज जाती ही जाती हैं। ये कौन सी कॉस्ट है? तो इसका मतलब है एक बिजनेस में कुछ कॉस्ट वेरिएबल होगी, कुछ कॉस्ट क्या होगी? वेरिएबल कौन सी है? जो नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो बढ़ती जाएगी। और सर कुछ कॉस्ट ऐसी है जो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने या कम करने से कोई फर्क। अब बताओ वेरिएबल कॉस्ट जीरो वॉल्यूम पे क्या है? जीरो वॉल्यूम पे एक भी यूनिट ना बनाऊं तो जीरो है। लेकिन फिक्स कॉस्ट जीरो वॉल्यूम पे भी एग्जिस्ट। कल हमारे कॉलेज में एक भी बच्चा ना आए, छुट्टी हो जाए, तो क्या रेंट वाला मुझसे रेंट चार्ज करेगा? हाँ सर, वो कहेगा जी मेरा काम थोड़ी है कि आपके बच्चे आए नहीं है, मेरा तो हिसाब किताब पर मंथ इससे सर, चाहे आपके स्टूडेंट आए या ना आए। अच्छा सर मेरा फैकल्टी वाला जो है वो, जो फैकल्टी है वो, सर जब उसने क्लास ही नहीं लिए तो मैं उसको क्या कहूँगा? सर चूंकि आपने टाइम ही नहीं लगाया तो मैं आपको पैसे। अच्छा अब गौर से सुनना, तो कॉस्ट हमारे पास कितने टाइप की है? ये किस हिसाब से आपने कॉस्ट को डिवाइड किया? बिहेवियर के हिसाब से। किसके? बिहेवियर का मतलब किस चीज का बिहेवियर? कॉस्ट कैसे बिहेव करती है जब आप यूनिट्स कम या ज्यादा करते हो। तो मुझे बताओ बिहेवियर के हिसाब से कॉस्ट की क्लासिफिकेशन क्या है? वेरिएबल और। अच्छा अब आगे हम कुछ जाके चीजें पढ़ेंगे, स्टेप फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, में उसको डिस्कस नहीं कर रहा है। सो मुझे बताएं हमारे पास ब्रॉडली 2 ही कैटेगरीज है कॉस्ट की। कौन सी? वेरिएबल और। अगर हम बात करें किसके हिसाब से? बिहेवियर के हिसाब से। अगर हम बात करें फंक्शन के हिसाब से तो हम कहेंगे जी हमारे पास या तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है या नॉन मैन्युफैक्चरिंग होती है। और अगर बिहेवियर के हिसाब से बात करें तो फिक्स होती है या वेरिएबल होती है। हमारे 80% कोर्स के अंदर हम कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स में लेके चल रहे होंगे। 20% जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा? मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग को भी देखना पड़ेगा। अदरवाइज हमारे लिए कॉस्ट की क्लासिफिकेशन सिर्फ एक चीज़ के लिए मैटर करेगी, कॉस्ट वेरिएबल है या फिक्स है। ऐसा अब गौर तो सुनना, ये कॉपी करना है तो कर लो, इसमें अभी मजीद हमने जो है वो चीज़ें डालनी है। मेरे बच्चों आगे बढ़े हम। एक बिहेवियर की कैटेगरी, एक फंक्शन की कैटेगरी। शाबाश, बढ़ जाए आगे। अच्छा मैं जानबूझ कर थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ ताकि करते करते ना हम रमज़ान के एंड तक पहुँच जाएं। ठीक है जी। फिर हम गाड़ी में थोड़ा हाई ऑक्टेन डलवाएंगे और स्पीड में नहीं जाऊँगा, ड्यूरेशन बढ़ा दूँगा मैं। क्या रमज़ान के बाद नहीं, टाइम ये भी नहीं रहेगा यार। अभी मैं ये देखना है कि अगली क्लास हमारी जो है ना वो 23 मंडे यानी 23 के बाद होगी। ठीक है, मंडे को होगी इसके बाद क्लास। ठीक है, और वो जो अगला वीक है वो आखिरी वीक होगा। तो अगले वीक में मैंने आपको कितने दिन बुलाना है ये मैं ज़रा सोच लूँ, क्योंकि कल मुझे ये भी पता चला कि अभी PRC के शायद एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मैंने अपनी क्लासेस को स्टार्ट करने में इस फैक्टर को कंसिडर नहीं किया था, तो कर लेते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है,
तो अगर आप लोगों को 4-5 क्लासेस के बाद ईद की छुट्टी दे दी जाए तो आप लोगों को बुरा लगेगा या अच्छा लगेगा? तो कुछ लगेगा भी या नहीं लगेगा? कौन सी मुर्दा कौम हो यार, यकीन करो। हाँ नहीं, ये तुम लोगों को सवाल पूछने जवाब नहीं देते हो, ये अजीब हिसाब किताब है। कहीं मौलाना ने सवाल पूछ लिया कि कबूल है और आप चुप रहे, और किसी ने मजमे से आवाज़ लगा दी हैं, तो खर्चा आपका होगा और एसेट कुछ और रिकग्नाइज कर लेगा, हैं? बुरा लगेगा। अच्छा जी, साइलेंट एक्सेप्टेंस नहीं भाई, बहुत सारी जगहों पे साइलेंट एक्सेप्टेंस नहीं होती। अभी मैं एक जगह शादी पे गया और वो दुल्हन से जो है वो इजाब व कबूल कर रहे थे, हॉल में बिठा के, वो जवाब ही नहीं दे दिए। उसका चाचा मेरे बराबर में खड़ा था, मैंने कहा कि लड़की राज़ी नहीं है। उसने कहा नहीं, शर्मा रही है। मैं कंफ्यूज था कि राज़ी है या नहीं है, शर्मा रही है। फिर मैंने दूल्हे को देखा तो माशाल्लाह रॉकेट लॉन्चर जैसा मुंह था उसका, ठीक है ना। और मुझे लगा कि लड़की जो है वो शर्मा नहीं रही है, लड़की करनी ही नहीं चाह रही है। अच्छा एक बात सुनो ज़रा दोस्त, ये जो आपने ऊपर वाली कॉस्ट रखी इसको आपने क्या नाम दिया? वेरिएबल। अच्छा वेरिएबल क्यों कहा? क्योंकि नहीं अभी इसकी लॉजिक सुनना। जब आपने नंबर ऑफ यूनिट्स को डबल किया, 500 से 1000 किया, ये कॉस्ट भी क्या होगी? डबल होगी। आपने यहाँ से यूनिट्स को डबल किया तो कॉस्ट भी क्या होगी? डबल होगी। इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट वॉल्यूम की पेस के साथ, वॉल्यूम की पेस के साथ तब्दील होती है। वॉल्यूम डबल तो कॉस्ट डबल, वॉल्यूम 3 टाइम्स तो कॉस्ट 3 टाइम्स, वॉल्यूम आधा तो कॉस्ट भी आधी। यानी सर जैसे वॉल्यूम की पेस होती है वैसे ये कॉस्ट तब्दील हो रही होती है। अब मुझे एक बात बताओ सर, गौर से सुनना। मैं अगर आपसे पूछूं मुझे कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, कॉस्ट पर यूनिट का मतलब कॉस्ट पर यूनिट कितना जी? कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 60। 30,000 डिवाइडेड बाय 500, ऐसा यही किया ना आपने? 30,000 डिवाइडेड बाय 500 कितना आया? 60। फिर 60,000 डिवाइडेड बाय 1000 कितना जी कॉस्ट पर यूनिट? 60। कॉस्ट पर यूनिट यहां भी कितनी? 60। कॉस्ट पर यूनिट यहां भी कितनी? 60। ये सेम क्यों है यार? मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आ जाएगी, रुक जा बेटा। अच्छा जी मुझे बताएं, मैं न्यूमरेटर को अगर डबल कर दूं, न्यूमरेटर को डबल कर दूं और मेरा डिनोमिनेटर भी डबल हो जाए, सीधी सी बात है सर, आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर सेम पेस से बढ़ाते जाएंगे तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगी? सेम रहेगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, गौर से सुनना, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। एक अंडा 10 रुपये का है, 2 अंडे 20 रुपये के हैं, 12 अंडे 240 रुपये के हैं, तो एक अंडे की कॉस्ट क्या रहेगी? 10 रुपये रहेगी, वो फिक्स है। लेकिन आप जितने केक बनाओगे उतने ज़्यादा अंडे इस्तेमाल करोगे, तो केक बनाने के लिए जितने अंडे इस्तेमाल करोगे उतनी कॉस्ट बढ़, जितने ज़्यादा केक उतने ज़्यादा अंडे उतनी ज़्यादा कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट है? लेकिन एक अंडा 10 रुपये का है, ये फिक्स्ड है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है? सेम होती है, कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड होती है। ऐसा एक चाय का कप कितने का बन रहा है? 60 रुपये का बन रहा है। आप 1000 कप बनाओ तब भी एक चाय का कप 60 रुपये का बन रहा है। आप 500 कप बनाओ तब भी एक कप 60 रुपये का बन रहा है। आप 2000 कप बनाओ तब भी एक कप कितने का बन रहा है? तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल में तो वेरी करती है, लेकिन पर यूनिट क्या रहती है? सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली आप एक अंडा लेने जाओ आपको 50 रुपये का पड़ेगा, दर्जन लेने जाओ तो आपको शायद सस्ता कर दे वो। इस वक्त हम कॉस्टिंग के अंदर बल्क परचेज डिस्काउंट की बात नहीं कर रहे हैं। हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि एक चाय का कप अगर 60 रुपए का है, 500 कप भी बनाऊंगा तो एक कप 60 रुपए का रहेगा, 1000 कप भी बनाऊंगा तो एक कप 60 रुपए का रहेगा, 2000 कप भी बनाऊंगा तो एक कप 60 रुपए का रहेगा। तो मुझे बताओ, वेरिएबल कॉस्ट टोटल बेसिस पे इंक्रीज होती है जब आप यूनिट्स बढ़ाते हो, लेकिन एक यूनिट की कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ऐसा है। अब जरा बात करो फिक्स कॉस्ट की। मुझे बताओ, जब मैं 500 यूनिट बना रहा हूं, कितने? 500 यूनिट, तो बताओ मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? कितनी है जी?
50,000, मुझे बताओ मेरी एक यूनिट पे फिक्स कॉस्ट कितनी आती है? 100 रुपये। 50,000 डिवाइडेड बाय 500, 50,000 डिवाइडेड बाय 500 कितने? 100 रुपये। इधर 50,000 कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 1,000 कितने? 50। 50,000 डिवाइडेड बाय 2,000 कितने? कितने जी? मुझे एक बात बताएं, एक यूनिट की कॉस्ट क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आपका न्यूमरेटर कांस्टेंट है, न्यूमरेटर एक ही है, और डिनोमिनेटर क्या होता जा रहा है? वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जा रही है सर? कम होती जा रही है। तो इसका मतलब है जी फिक्स कॉस्ट अमाउंट में तो कांस्टेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे आप यूनिट बढ़ाते जाओगे एक यूनिट की कॉस्ट क्या होती जाएगी? अब मुझे बताओ, जब मैं 500 कप बना रहा था, कितने? तो मुझे एक कप इफेक्टिवली कितने का पड़ रहा था? एक कप कितने का पड़ रहा था? 160 रुपए का। जब मैंने सर कप बढ़ा दिए तो मुझे एक कप कितने का पड़ रहा है? 110। और सर जब मैं 2000 कप बनाऊंगा तो मुझे एक कप कितने का पड़ रहा है? इसका मतलब है सर मैं वॉल्यूम जितना बढ़ाता जाऊंगा सर मेरी फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी, मेरी कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाएगी? नीचे आना शुरू हो जाएगी। ऐसा तो मुझे एक बात बताएं सर, जितना कम वॉल्यूम, जितने कम यूनिट्स, एक यूनिट की कॉस्ट उतनी ज़्यादा। ऐसा हम एक दफ़ा किताब प्रिंट करवाने गए, हमने कहा जी किताब प्रिंट करानी है, एक किताब कितने की प्रिंट करके दोगे? उसने कहा आपने प्रिंट कितनी करानी है? मैंने कहा इससे क्या तुम्हारा ताल्लुक, तुम बता दो जी एक किताब में 500 रुपये की प्रिंट करके दूंगा तो मैं फिर तुम्हें बताऊंगा जी मुझे 100 प्रिंट करानी है। दोस्त ने कहा ऐसा नहीं है सर, आप किताब प्रिंट करवाने जाओगे तो आपको हर एक पेज का एक डाई बनवाना पड़ेगा, ठीक है जी, और वो डाई एक दफ़ा की कॉस्ट है, वो आपको बनवानी पड़ेगी। आपकी 200 पेजेस की किताब है तो 200 पेजेस की 200 डाइज बनेंगी, और फिर आप उससे जितने प्रिंट करवाना चाहो वो आप करवा सकते हो। फिर हम प्रिंट आपको 100 रुपये पर किताब प्रिंट करके दे देंगे, लेकिन डाइज की कॉस्ट होगी कोई 2 लाख रुपए। अब बताओ 2 लाख रुपए की डाइज बनी और मैं उससे किताब प्रिंट कराऊं सिर्फ 50, तो एक किताब की कॉस्ट काफ़ी। अब अगर मैं उससे 1000 किताबें प्रिंट कराऊं तो एक किताब की कॉस्ट क्या हो जाएगी? अब बताओ इसी होटल में आप 50,000 रुपए का रेंट दे रहे हो, आप 500 कप बना रहे हो, आपको इफेक्टिवली एक कप कितने का पड़ रहा है? 160 रुपए का। कैसे? आप कह रहे हो जी 60 रुपए का कप है और 100 रुपए एक कप पे हमें टेक्निकली रेंट पड़ रहा है। अगर मैं सर कप ज्यादा कर दूं तो सर मेरे पास कप प्रोड्यूस करने की कॉस्ट तो बढ़ती रहेगी, लेकिन मेरे पास रेंट की कॉस्ट क्या रहेगी? कम रहेगी, सेम रहेगी ना 50,000। इससे क्या होगा? मेरा कॉस्ट पर यूनिट। अब बताओ फिक्स कॉस्ट क्या होती है? सेम होती है। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते जाओगे एक यूनिट की कॉस्ट क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाओगे कॉस्ट बढ़ेगी, एक यूनिट की कॉस्ट सेम रहेगी। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? टोटल बेसिस पे सेम होती है। आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते हो तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होना शुरू हो जाती है? सर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में इकोनॉमीज ऑफ स्केल पढ़ा, वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल किस चीज़ का नाम था? कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतनी कम कॉस्ट पर यूनिट, जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतनी कम कॉस्ट पर यूनिट। और वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ही तो है ये, कि आप एक फैक्ट्री के अंदर जितने ज़्यादा यूनिट्स बनाओगे फैक्ट्री का रेंट, डेप्रिसिएशन, सारी चीज़ें क्या है? सेम है, कॉन्स्टेंट है। तो आपका नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाने से एक यूनिट की कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब मेरा एक सवाल है सर आपसे, और सुनना। 2002-2003 में एक कंपनी हमारे पास, सोनी कंपनी, नाम आपने सुना होगा, बड़ी मशहूर कंपनी है। उसने क्या किया कि एक वॉकमैन बनाया, और वो वॉकमैन ऐसा था कि उन्होंने कहा जी उसमें छोटी डीवीडी लगेगी और डीवीडी की कैपेसिटी इतनी होगी कि उसमें 100 सॉन्ग्स आ जाएंगे, ठीक है जी। MP3 वो होगी डीवीडी, उसको आप जो है वो छोटे से डीवीडी प्लेयर में लगा दें और वो अपने पॉकेट में रखें और जो है आप तारों से उसको सुकून से सुने। उन्होंने क्या किया कि चाइना में प्रोडक्शन की इसकी और मंड के प्रोडक्शन कर दी। क्यों? क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि एक यूनिट की कॉस्ट कम से कम रहे। दबा के उन्होंने प्रोडक्शन की और उन्होंने मार्केट में लॉन्च कर दिया उसको। और उसी टाइम पे कोई 2-4 महीने बाद एप्पल ने वो आईपॉड लॉन्च कर दिया। वो उससे छोटा था, रिप्लेसेबल मेमोरी थी कि उसमें गाने तब्दील भी हो जाते हैं, ठीक है जी। मेमोरी आप रेस करके दूसरी भी चीज़ें डाल सकते हो उसके अंदर। तो क्या हुआ, उनका पट्ठा बैठ गया। किसका? सोनी का। तो मुझे एक बात बताओ, सोनी की स्ट्रैटेजी सही थी या गलत थी? पहली चीज़, सोनी की स्ट्रैटेजी इनिशियली सही थी कि उन्होंने सोचा कि यार एक यूनिट की कॉस्ट क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। कैसे हो सकती है एक यूनिट की कॉस्ट कम? सर गलत कचरा मटेरियल इस्तेमाल कर लें? नहीं सर। फिर हल्का लेबर इस्तेमाल कर लें? नहीं सर। हमारी फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स बनाओगे एक यूनिट की कॉस्ट क्या होती जाएगी?
कम होती जाएगी। उन्होंने इस प्रेमाइस पे काम किया और फिर उसके बाद क्या किया, जब एक यूनिट बन गया तो उन्होंने देखा इसकी तो बहुत कम कॉस्ट है, उस पर एक रीजनेबल मार्जिन रख के उन्होंने बेचना शुरू किया। उसके कंपेटिटर ने एक उससे बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और उससे कम रेट में लॉन्च कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, सोनी ने क्या प्रोडक्शन में मार खाई या स्ट्रेटजी में मार खाई? प्रोडक्शन उन्होंने सही की थी, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, आप ये जो सामने दुकानों पे देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, ये बर्गर वाला जो बैठा होता है, ये हर वक्त बर्गर क्यों नहीं बना रहा है? ये दुकान वाला हर वक्त रोटियां क्यों नहीं बना रहा? सर क्योंकि डिमांड भी देखनी पड़ती है आपको कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है। एक रोटी वाला सुबह से शुरू हो जाए, 5 बजे शुरू हो जाए, ये कौन सी अजान हो रही भाई? जोर की अजान। अच्छी बात है। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। ये वॉशरूम में भी बाज़ों का शुरू हो जाते हैं, उसको पता होता है वॉशरूम में। अच्छा, मोबाइल छोड़ के जाते हो, ये बहुत शरीफ बच्चा है। अच्छा जी अच्छी बात है, वेरी गुड। अच्छा भाई, कोई बच्चा अगर किसी मेरे मजाक से नाराज़ होता है तो मुझे पहले ही बता दो, हैं? मैं नहीं करूँगा मजाक उससे, नहीं, मैं वाकई बताऊँ। बाज़ औक़ात एक बच्चे से आप मजाक करते हो, उसको बुरा लगता है और हमें पता भी नहीं चल रहा था कि उस पर कितना बुरा साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है जी, ये मेरे साथ मेरे टीचिंग करियर में ये मेरी बहुत बड़ी लर्निंग है। एक बच्चे के साथ मैं मस्तियाँ करता था, तफरी करता था, उसका मैंने एक दिन मोबाइल पकड़ लिया, आगे बैठा तो मोबाइल उठा लिया, मोबाइल में लगा हुआ था, तो मोबाइल में मैसेज आया हुआ था कि जानू आपने नाश्ता कर लिया? ठीक है जी। तो पता नहीं क्या नाम उसका हमने रखा था, शोना, सॉरी, ये आकाश आपका जो टीचर है ना, अभी आप थोड़े टाइम में उसको देखो किसी न किसी सब्जेक्ट में, आकाश का क्लासमेट था और हमने उसका नाम रख दिया क्लास में शोना शोना शोना। वो तफरीयाँ चलती रही उसके साथ। जब सेशन ख़त्म हुआ मेरे पास आया, उसने कहा सर आप तो देखें मजाक कर जाते हैं, पीछे फिर लड़के जो है ना वो मेरी वो वाट लगाते हैं, ठीक है जी, कि फिर सर मैं टेंशन में आ जाता हूँ, फिर मैं उस महफिल में नहीं बैठता जहाँ इस तरह के लड़के हों। और फिर हुआ ये कि वो फम गया, तो फम में भी उसके पीछे नाम मशहूर हो गया। ठीक है, आज माशाल्लाह वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है और फ़ोन करता है तो नाम बताता है, सर मैं हसन बात कर रहा हूँ। कौन? शोना। तो अब उस पर नाम बैठ गया। शुरू में तो उसको बहुत मुश्किल हुई, तो भाई किसी को अगर ऐसा मसला है तो मुझे बता दें, मैं उससे मजाक नहीं करूँगा, ठीक है। और अगर किसी को मसला नहीं है तो फिर आप तैयार रहें। अच्छा जी, अब बताएं जी, मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट क्या है पर यूनिट? कांस्टेंट। फिक्स कॉस्ट जैसे जैसे वक्त आगे जाएगा पर यूनिट क्या होती जाएगी? गिरती जाएगी। तो ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? कॉस्ट क्या इंडिकेट करेगी? जितने ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो करो। तो लोग क्यों नहीं करते हैं? डिमांड नहीं है। उसूलन तो सर फिर होना ये चाहिए कि ये सुबह रोटियों वाला है, ये सुबह होटल खोले 5 बजे, आटा आटा गूंद के और रोटियाँ बनाता जाए, तो सर रोटियाँ बना तो लेगा, उसकी दुकान का रेंट फिक्स्ड है, तंदूर का रेंट फिक्स्ड है, लेकिन सर मसला सारा क्या है? उसको बेच नहीं पाएगा वो। तो लोग प्रोड्यूस कितना करते हैं? जितना कि मार्केट में डिमांड होती है। ऐसा है। अब बताओ सर, अगर मैं आपके सामने 4 सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, मुझे बताएं चारों में से कौन सा सेंटेंस गलत है? वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से बढ़ती है। सही है सर। वेरिएबल कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से नहीं बढ़ती, कांस्टेंट रहती है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फिक्स कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से इंक्रीज नहीं होती है। सही है। फिक्स कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से पर यूनिट बेसिस पे कम हो जाती है। ऐसा है। ये बात समझ आती है सर? ये कॉपी करें और हम अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जा रहे हैं सर। शाबाश। किसी का कोई सवाल है इसमें तो पूछ लें। यार जो बच्चे तरावी पढ़ने जाते हैं कितनी देर में फारिग हो जाते हैं? 1-1.5 घंटा, 1 घंटा है। स्पीड पे डिपेंड करता है। नहीं, मैंने बस पहले रोज़े को पढ़ी थी और जहाँ पढ़ने गया उसने 3 सिपारे फड़का दिए। मैं यकीन करो ये वर्ड बोल रहा हूँ, उसने जिस स्पीड से पढ़ा ना, कमाल स्पीड थी उसकी। 3 रोज़ा नहीं तो उसमें तो कुरान ख़त्म हो जाता है ना। बाद में तो फिर तरावी लोग वैसे भी पढ़ते हैं, क़यामुल लैल है ना, वैसे ही पढ़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे एक छोटा लड़का है, हाफिज़ है, वो माशाल्लाह खड़ा हुआ और उसने 1.5 घंटे में 3 सिपारे
ऐसे फारिग कहने की आपकी सोच है, कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आया है। नहीं, मैं यकीन करूँ, मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से चीज़ों को देखता हूँ। मैं अभी एक दोस्त के घर गया, आप यार आपके टीचर ही रह चुके हैं काशिफ के घर में 12 रबीउल अव्वल का मिलाद हुआ, तो मैं उस मिलाद में गया बिरयानी खाने के लिए। तो उधर एक मौलाना साहब आए थे, उन्होंने किया ये कि उन्होंने कहा जी मैंने कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ना है, ये बहुत ज़बरदस्त कलाम है, जिसने भी अल्लाह के नबी की शान में कलाम लिखा है, बहुत बेहतरीन कलाम लिखा है। उन्होंने कहा मैं ये पढ़ूँगा अभी, ठीक है। तो काशिफ के अब्बा ने कहा कि मौलाना साहब ज़रा जल्दी कर लीजिएगा, खाना ठंडा हो रहा है। तो उन्होंने कसीदा बुर्दा शरीफ जितनी स्पीड में पढ़ा है ना, मैं सुनता रहा और लोग वाह 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 वाह। जब ख़त्म हुआ मैं गया मौलाना साहब के पास, मैंने कहा इससे करोड़ दर्जा बेहतर था आप 4 शेर पढ़ते और उसका उर्दू में मतलब बता देते कि ये ऐसा कलाम है जो मस्जिद नबी की दीवारों पे लिखा हुआ है, अगर आप इस 4 शेर पढ़ के उसका मतलब बता देते ना, हमें समझ आता कि यार ये जिस बंदे ने लिखा है कि उसने क्या कमाल चीज़ लिखी हो। तो उन्होंने कहा अगर मैं 4 शेर पढ़ के मतलब बताता ना, तो ये लोग ये कहते हैं नहीं यार पूरा पढ़ो। तो वो जिस तड़ातड़ तरीके से पढ़े जा रहे हैं, इसी तरह तरावी की कुरान पाक की हुआ है यार, लोग कुरान पाक को जो है वो 1.5 घंटे में माशाल्लाह 3 सिपारे। और एक बंदा मेरे बराबर में बैठा कह रहा यार माशाल्लाह यार क्या ज़बरदस्त पढ़ा यार इस बच्चे ने यार। मैंने कहा वेरी गुड, आपको कुछ समझ आया? कह रहे नहीं, समझने का क्या है, सुनने का सवाब है। मैंने कहा सही है भाई। हाँ जी, तो कॉस्टिंग हमने पढ़नी है या समझनी है? समझनी है ना, लेकिन कुरान नहीं समझना है ना। तो मेरे हिसाब से आप किसी ऐसी जगह तरावी पढ़ें जहाँ तरावी पढ़ने के बाद उसकी तफसीर बताते हैं, ठीक है जी। कोई आधा पौना घंटा आपको बताएं तो सही कि जो आपने सिपारा पढ़ा है इसमें एग्जैक्टली अल्लाह आपसे क्या चाहता है, आपसे क्या इरशाद फरमा रहा है, वो आप सुन के आए ना। वो मेरे ख्याल में शायद यहाँ बहुत कम मस्जिदों में ऐसा है या नहीं है। अच्छा जी, और हिरवेंची हो, चरसी हो, कोई सवाल पूछता है बंदा जवाब देता है। यकीन करो तुम लोग अगर लड़कियां होते ना, बेहतरीन बीवियां होते तुम, हैं कुछ भी बोलो आगे से खामोश, कोई जवाब नहीं। अच्छा जी, बोर्ड पे देखिएगा सर, एक छोटी सी चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं और फिर हम देखते हैं जनाब। एक सवाल, मुझे एक बात बताओ, एक चीज़ है कॉस्ट फंक्शन, इसका क्या मतलब है? ये पढ़ा आप लोगों ने मैं उसमें इकोनॉमिक्स में। अच्छा, बोर्ड पे देख रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, हम चाय बेचने के लिए होटल बना रहे हैं, सीरियस है हम, ठीक है जी। मेरा एक सवाल है सर, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? अभी आपने ऊपर बताया था कितने, 60, और दुकान का रेंट कितना है? 50,000। जब मैं 50,000 लिखूंगा ना, इसके साथ लिखूंगा क्या चीज़, पर मंथ पर ईयर, ऐसा। और इसके साथ क्या लिखूंगा, पर यूनिट। इसका मतलब है सर वेरिएबल कॉस्ट की निशानी क्या है कि वो पर यूनिट बेसिस पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और फिक्स कॉस्ट पर मंथ पर ईयर टाइम बेसिस पे कांस्टेंट रहेगा, ऐसा। अब बताओ, आपसे कहा जा रहा है, ऐ प्यारे भाई, हमें वॉल्यूम यूनिट्स हमें चाहिए से 2500, कैसे निकालूं कॉस्ट 2500 यूनिट्स की, कैसे निकालूं? मैं आपको बताता हूं। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 60। कितने यूनिट बना रहे हो तुम, 2500। तो इससे क्या आ जाएगी हमारी, इससे क्या आ जाएगी, इससे क्या आ जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा। और ये जो 50,000 है ये नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ये साथ में आ जाएगा। तो बताओ हमारे 2500 यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी है, कितने, 2 लाख, पक्का? 1.5 लाख प्लस 50,000, 2 लाख हो गया, ऐसा। ये हमारे पास क्या है जी, ये 50,000 क्या है, ये हमारी है टोटल फिक्स कॉस्ट, और ये 2 लाख क्या है, ये हमारे पास है टोटल कॉस्ट, ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं, टोटल कॉस्ट के फंक्शन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, नंबर ऑफ यूनिट से। इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। कितने यूनिट्स की टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, 2500 यूनिट्स की। इसमें ऐड करना है क्या चीज, टोटल फिक्स कॉस्ट, वो नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंडेंट नहीं है। इससे क्या आ जाएगा मेरे पास, टोटल कॉस्ट, ऐसा है। तो ये बन गई सर हमारी टोटल कॉस्ट का फंक्शन। कंपनी की टोटल कॉस्ट बराबर होती है किसके,
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, फिर प्लस कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट, ऐसा है। अब बताओ सर, मैं अगर आपको ये कहूं कि इसमें क्या चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट ये क्या है, ये नंबर ऑफ, ये एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, कांस्टेंट होगी। कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या चीज चेंज होती जा रही होगी, नंबर ऑफ यूनिट्स। ये आपने क्या करना है, बार बार चेंज करना है। इसको चेंज करने से क्या होगा सर, ये टोटल कॉस्ट क्या होती जाएगी, ये चेंज होती जाएगी। ऐसा, ये बात समझ आती है। मुझे बताएं, जब आपने काम शुरू किया आपको पता था कि एक चाय का कप कितने का बनेगा, 60 रुपए का। कांस्टेंट दुकान का रेंट कितना होगा, 50,000 कांस्टेंट। आपने अब नंबर ऑफ यूनिट्स बताते जाना है और कंपनी की कॉस्ट आपको पता चलती जाएगी। ये कितने यूनिट्स की कॉस्ट है, 2 लाख। 2500 यूनिट्स की, कितने यूनिट्स की कॉस्ट है। अगर मैं 2500 की जगह इसको 4000 कर दूं तो फिर क्या होगा, कैसे निकालोगे 4000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट। आप कहोगे जी 60 रुपए एक यूनिट की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 4000, फिर प्लस 50,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट, कितना आ रही है सर, 2 लाख। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, कितना जी, 2 लाख। ये हो गया कितना बाबू, 2 लाख। अगर मैं आपसे कहूं जी मुझे 5000 यूनिट्स की कॉस्ट चाहिए, 2 लाख हो गया, 2,90,000। मुझे बताओ 5000 यूनिट्स की कॉस्ट चाहिए, क्या करूं मैं सर। आप 60 को अपनी जगह पे रखें, ठीक है जी। यहां 4000 की जगह क्या डाल दें, 5000, और फिक्स कॉस्ट आपकी क्या रहेगी, 50,000। बताएं आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3,50,000 रुपए। ऐसा, ये टोटल कॉस्ट का फंक्शन याद रहेगा। टोटल कॉस्ट के फंक्शन के 2 पार्ट्स हैं, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है तो नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना है, और फिक्स कॉस्ट को आपको किसी चीज से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत, ऐसा है। अब अगर मैं आपको सर एक सिनेरियो दूं और उसमें आपको मैं बताऊं कि एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है और कंपनी की फिक्स कॉस्ट कितनी है, और मैं नंबर ऑफ यूनिट्स आपको बताते जाऊं, तो आप मुझे टोटल कॉस्ट निकाल के दे दोगे। ये पहले कॉपी करना सर, शाबाश। ये बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं आपके कोर्स के कॉन्टेक्स्ट में। शाबाश मेरे बच्चों। जी, किसी का कोई सवाल? बेटा 1-2 दिन में करवा दूंगा बिस्मा, मैं उस पर अपलोड करा दूंगा। क्या चीज़, स्क्रीन बंद हो गई? स्क्रीन की बात कर रहे थे ना तुम? अच्छा। नहीं, मैं कुछ और नहीं समझा भाई, कंफर्म कर रहा था मैं। यार आप में से कितने लोग ऐसे जो हाफिज हैं कुरान है? एक भी नहीं। हर बैच में एक बच्चा पकड़ता हूँ जो हाफिज होता है उससे मैं वादा लेता हूँ कि क़यामत के दिन याद रखना मुझे, हैं। घर वालों ने अच्छा, चलो हबीबुर रहमान कह रहे जी मैं हूँ। बस बेटा आपने याद रखना है अपने माँ बाप के साथ साथ मुझे भी, ठीक है। बस कोने खांचे में मैं आपको मिल जाऊँगा ऊपर, आपने अल्लाह को कहना है अल्लाह ये मेरा उस्ताद था, इसको भी बख्श दे, ठीक है जी। बढ़े आगे। ये कर लिया कॉपी, ये कर रहे हो? सर दुआ करें अल्लाह आपको बेटियां दे, बेटियां जिसकी होती हैं वो जन्नत में जाता है। माशाल्लाह मेरी 6 बेटियां हैं, ठीक है ना, 3 बेटे भी हैं। बीवियां 2 हैं भाई, इसलिए आप लोग। हाँ जी आगे बढ़े हम दोस्त।
मैं भी क्वालिफाई होकर, नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। हैं हक तो अल्लाह ने आपको 4 कह दिया, लेकिन इस सेहत पे संभाल नहीं पाओगे ना। गलत हो जाएगा। हैं तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे साथ नहीं। अच्छा जी, सेहत भी अल्लाह दे देगा। अच्छा चलो जी, बढ़ जाए हम आगे जी। अल्लाह का नाम लिखते हो कैपिटल ए से लिखा करो। सर अगर ये हाफिज़ ही अल्लाह इसको पकड़ ले तो क्या होगा? फिर मुझे नहीं याद रखना भाई, फिर मुझे। चलो जी, बढ़े आगे। आजकल पता है अल्लाह का वली बनना बहुत आसान है। मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, आप पुराने दौर के अल्लाह के वली देखें, उन्होंने अल्लाह के कलाम को फैलाने में बड़ा रोल प्ले किया। उस वक्त ये काम बहुत मुश्किल था, ऐसा है नहीं है। अभी हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया इस्लाम 360 के नाम से, ठीक है। जायद हमारा दोस्त है वो, उसने कल मुझे एक मैसेज भेजा, पता नहीं 452 सालों के में जितने मिनट्स होते हैं ना, उतने मिनट कुरान रीड किया गया उनके ऐप के ऊपर, विच काउंट्स टू 452 ईयर्स ओनली इन फर्स्ट 13 डेज ऑफ रमज़ान। आप सोचें कि अल्लाह उससे कितना बड़ा काम ले रहा है, ऐसा है नहीं। और ये आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे आज से कोई 400-500 साल पहले। तो उन वलियों ने जितना काम किया है दीन को फैलाने का, वो अमेजिंग काम किया है। लेकिन ये इस दौर में ये काम करना बहुत आसान है। और ये मैं आपको कहूँ, मेरी आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आपसे अपने कलाम को फैलाने का जो है वो काम ले। ठीक है जी, बड़ा ज़बरदस्त काम है। हैं क्या चीज़? उसका उसकी गलतियां बहुत हैं। कुरान में गलती, कुरान में तो कोई गलती नहीं है। हैं अच्छा, मैं उसके साथ बेटा रोज़ उठता बैठता हूँ, ये पूरा रमज़ान उसके साथ मैं उठा बैठा हूँ। उसने कोई काम अपनी तरफ से नहीं किया है। आपके जितने मसलक है ना, सबके मौलानाओं की तफसीर उठाई और अपने उस सॉफ्टवेयर पर डाल दी। अब एक को दूसरे की तफसीर बुरी लग रही है, दूसरे को पहले की तफसीर बुरी, इसका कोई हल नहीं है। ठीक है जी, वो किसी एक मसलक के लिए काम करता है, उसका काम बड़ा लिमिटेड हो जाता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप उसकी तफसीर ना पढ़ें, आप उसमें मौजूद जो कुरान पाक है ना वो पढ़ लिया करें, उसका तर्जुमा पढ़ लिया करें आप। ठीक है जी, तर्जुमा आप बरेलवियों का पढ़ें, देवबंदियों का पढ़ें, अहले हदीस का पढ़ें, अहले तशय्युओं का पढ़ें, सेम ही है वो। ठीक है, आप अल्लाह के वास्ते इन चीज़ों से बाहर आ जाएं, नहीं तो आपको सब जो है वो क्या नज़र आएंगे, गुमराह नज़र आएंगे। अच्छा, वैसे ये जिस बच्चे ने कहा कि उसमें कोई गलती है, मुझे भी बताना यार। इंसान जो है वो अक्ल कुल नहीं है। मैं तो उसको बड़ा, अपनी बेटियों को भी मैंने दिया हुआ है कि यार आपने कुरान पढ़ना है तो इसी से पढ़े। हाँ जी सर, मैं इसको रीड कर रहा हूँ। हाफिज़ अपने साथ जन्नत में लोगों को लेकर जाएगा, ये हदीस वीक है। चलो अगर यार सही निकले तो भाई मुझे याद रखना। सर ये कह रहे हैं सिडल लिमिटेड मैन्युफैक्चरर्स स्टैंडर्ड स्पेक्टिकल फ्रेम्स, ये क्या जी? स्टैंडर्ड स्पेक्टिकल फ्रेम्स का क्या मतलब है? ये हर बंदे के मुंह के हिसाब से नहीं बनाते, एक ही साइज में इन्होंने बना के रखा हुआ है। मुंह आपका फिट आता है तो आप ले लें। ठीक है जी। एंड इंटेंट्स टू एस्टिमेट्स इट्स टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द कमिंग ईयर, अगले साल की हम कॉस्ट एस्टिमेट करना चाह रहे हैं। हाउएवर द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट्स इज अनसर्टन, उसको ये पता नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी। ठीक है जी। द प्रोजेक्टेड एनुअल डिमांड फिगर्स आर आउटलाइंड एज अंडर, या तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड 4,500 यूनिट्स होगी, या 3,000 यूनिट्स होगी, या 7,500 यूनिट्स भी हो सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि 8,000 यूनिट डिमांड हो जाए अगले साल। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 70। इसमें मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों शामिल होगी। और फिक्स कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। फिक्स कॉस्ट के साथ क्या लिखा हुआ है ये याद रखना। फिक्स कॉस्ट के साथ ये जरूर देख लेना कि ये एनुअल है या ये पर मंथ है या क्या है। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा क्या होगी? पर यूनिट। और फिक्स कॉस्ट पर मंथ भी होगी, पर डे भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप उसको जरा देख के लेके चलना। ठीक है, मुझे सर इन सारे केसेस के अंदर कॉस्ट पर टोटल कॉस्ट निकाल के दो शाबाश। बहुत बेसिक सा सवाल है।
शाबाश। हाँ जी, करते जाओ, सारे कर लो एक साथ, फिर हम डिस्कस करते हैं। मेरी क्लास में जितने बच्चे पहली गो में जवाब निकाल लेते थे ना, वो सब फेल हो गए थे, ठीक है ना। मुझसे बड़े आराम से सवाल सॉल्व होता था, मैं पास हो गया था, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो तेज़ी से कर रहे हो फेल हो जाएंगे। मैं उन लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ जिनसे पहली गो में सवाल सॉल्व नहीं होता। आप भी पास हो जाएंगे, टेंशन ना लें। मुझे बताएं मेरे पास सर केस 1, एक केस करते हैं। हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है एक यूनिट की? 70 मल्टीप्लाई बाय 4,500। ये मेरे पास सर टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। फिर 2 लाख क्या आ रहा है ऐसा? सर मेरे पास केस 2, 70 रुपये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय, देखें चेंज क्या कर रहे हैं हम इसमें, सिर्फ यूनिट्स। और हमारे पास सर टोटल कॉस्ट आती जा रही है कितनी? 4,10,000। बच्चों वाली चीज़ें कर रहे हैं हम इस वक्त। फिर जी सर 70 मल्टीप्लाई बाय सर मेरे पास 7,500, फिर प्लस 2 लाख क्या आ रहा है सर? 7,25,000। केस 4 70 मल्टीप्लाई बाय 8,000, फिर क्या आ रहा है मेरे बच्चों? पक्का जी, इसमें किसी को कोई मसला, कोई पंचायत को, पसोड़ी को प्रॉब्लम नहीं? ऐसा है। अब थोड़ा सा सवाल में कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करूं, हैं? अच्छा एक बात बताओ, ये कीबोर्ड है, ये मेरे सामने एक कीबोर्ड है, ये मैं छोटा सा कीबोर्ड आपको बता रहा हूँ, ये कीबोर्ड है, ठीक है। ये कंपनी कीबोर्ड कोई बनाने वाली कंपनी होगी, उसमें कुछ कॉस्ट लग रही होगी पर की, ऐसा? इसमें सारी कीज़ एक जैसी नहीं, कुछ स्पेशल कीज़ हैं, कुछ छोटी कीज़ हैं, कुछ बड़ी कीज़ हैं, ऐसा? तो कुछ कॉस्ट लग रही होगी पर नॉर्मल की, कुछ कॉस्ट लग रही होगी पर स्पेशल की, कुछ कॉस्ट लग रही होगी पर कीबोर्ड, ऐसा है। और सर हमारा एक बड़ा कार्टन आता है जिसमें हम ये सारे 10-15 कीबोर्ड एक साथ डालते हैं, तो कुछ कॉस्ट लग रही होगी पर कार्टन, ऐसा है। ऐसे सिनेरियो में कॉस्ट निकाल लोगे टोटल, मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे निकाल के दो, फिर मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। ये कॉपी कर लिए? अब आपने अपना दिमाग लगाना है और ख़ुद कॉस्ट निकालनी है। इसमें कई तरह की जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है। ये नज़र आ रहा है आपको? नज़र आ रहा है बाबू? अच्छा मैं इसको रीड कर रहा हूँ। ये कह रहे जुनैद लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स कीबोर्ड्स दैट कंटेन 104 कीज़। हर कीबोर्ड में कितनी कीज़ हैं? 104 कीज़। द कॉस्ट डिटेल्स आर एज अंडर। मटीरियल कॉस्ट फॉर 90 नॉर्मल कीज़, 90 नॉर्मल कीज़ हैं इसमें, और हर एक पे मटीरियल कितना लगता है? 5 रुपए का। मटीरियल का मतलब प्लास्टिक 5 रुपए का लगता होगा। 104 कीज़ हैं टोटल, 90 नॉर्मल है, तो 14 क्या है? स्पेशल की पे मटीरियल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, कितने का? 8 का, ऐसा है। फिर उसने कहा जी और भी मटीरियल लगता है एक कीबोर्ड पे 750 रुपये का। ये पर की नहीं है, ये पर कीबोर्ड है। फिर उसने कहा लेबर भी लगता है, कैसे? पर कीबोर्ड
ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट भी कैसे लगती है, पर कीबोर्ड। फिर उसने कहा जी पैकिंग मटेरियल 400 रुपए का पर कार्टन है, और एक कार्टन के अंदर कितने कीबोर्ड आते हैं, 8। ऐसा है। ये सारी कॉस्ट जो ऊपर दी है, जितने ज़्यादा कीबोर्ड बनाओगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। ऐसा, ये सारी कॉस्ट ऊपर क्या है, जो पर की लग रही है वो भी वेरिएबल है, नंबर ऑफ कीज बढ़ाओगे कॉस्ट बढ़ जाएगी। जो पर कीबोर्ड लग रही है वो भी वेरिएबल है, नंबर ऑफ कीबोर्ड बढ़ाओगे वो बढ़ जाएगी। और जो पैकिंग कॉस्ट है वो भी वेरिएबल है, जितने ज़्यादा कीबोर्ड प्रोड्यूस करोगे उतनी ज़्यादा आपको जो है वो पैकिंग कॉस्ट पे करना पड़ेगी। फिर जी अच्छा याद रखना, वेरिएबल कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग, नॉन मैन्युफैक्चरिंग हर तरह की कॉस्ट शामिल हो सकती है। डन। अब बताओ एनुअल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 2.496 मिलियन। ये कौन सी कॉस्ट है। अब बताओ, आपसे एग्जामिनर पूछ रहे कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फॉर द कंपनी इफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फॉर नेक्स्ट ईयर इज 3000 कीबोर्ड्स, 5200 कीबोर्ड्स और 6400 कीबोर्ड्स। अब सुनो 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 सुनो, अल्टीमेटली कंपनी ने कीज बेचनी है या कीबोर्ड्स बेचने हैं। तो सबसे पहले काम करो, ऊपर का डाटा पढ़ के एक कीबोर्ड की कॉस्ट निकाल लो, वेरिएबल कॉस्ट पर कीबोर्ड निकाल लो। ऐसा, फिर आप नंबर ऑफ कीबोर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता जाएगी आपके पास, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी कीबोर्ड्स की, और फिर उसमें आप क्या ऐड कर देना। मुझे बताओ इधर अल्टीमेटली आप कीज बेच रहे हो या कीबोर्ड बेच रहे हो, तो पहले काम करो एक कीबोर्ड की कॉस्ट निकाल लो। ठीक है जी, इसको नंबर ऑफ कीबोर्ड से मल्टीप्लाई करना, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, और फिक्स कॉस्ट ऐड करते जाओ। शाबाश, मुझे तीनों की कॉस्ट बताओ, टोटल कॉस्ट। ये बकरा ईद छोटी जो है वो मंडे को आ रही है। चलो हाँ, इसको मैं करवा रहा हूँ। यहाँ देख लो, सबसे पहले मालूम करते हैं एक कीबोर्ड कितने का बनता है। ठीक है, बताओ एक कीबोर्ड में क्या क्या लगता है, मैं आपको बताता हूँ। सर 90 कीज लगती हैं 5 रुपए वाली, तो मैं मटेरियल की कॉस्ट निकालूं ऐसे, कितनी जी 90 कीज कितनी वाली, 5 वाली, प्लस 14 कीज लगती हैं 8 रुपए वाली। ये बताओ कितना आ रहा है, कितना बेटा, 562 पक्का, यही है मेरे बच्चों। फिर अदर मटेरियल है, ये अदर मटेरियल क्या है भाई, सिर्फ कीज तो नहीं है ना, प्लास्टिक प्लास्टिक और बहुत सारी चीजें। अदर मटेरियल कैसे दिए, पर की दिया या पर कीबोर्ड दिया। सर पर कीबोर्ड दिया, कितने का जी, 750 रुपए का। ऐसा बताओ लेबर कितने का लग रहा है एक कीबोर्ड पे। सर लेबर लग रहा है एक कीबोर्ड के ऊपर सर 400 रुपए का। फिर वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ये क्या है जी, एक कीबोर्ड बनाने पे सर इलेक्ट्रिसिटी, एक कीबोर्ड बनाने पे गैस पेट्रोल डीजल का खर्चा, ये 150 रुपये। ऐसा, और अब पैकिंग मटेरियल है, पैकिंग मटेरियल आपको उसने पर कीबोर्ड भी नहीं दिया, पर की भी नहीं दिया, बल्कि क्या दिया, पर कार्टन दिया। अब मेरा एक सवाल है, कितने कितने रुपए एक कार्टन की कॉस्ट है, एक कार्टन में कितने कीबोर्ड आते हैं, तो बताओ एक कीबोर्ड की इफेक्टिव कॉस्ट कितनी होगी। अब बताओ एक कीबोर्ड बना के बेचने पर टोटल कितना खर्चा आ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट पर कीबोर्ड कितना, 1912। कितने लोगों ने ये सही कर लिया था, चलो वेरी गुड सर। जिससे नहीं हुआ सही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आगे के सवालों में कर लेना, आज होमवर्क में कर लेना। अब बताओ, ये पता चल गया ना आपको। अब बताओ टोटल कॉस्ट का फंक्शन याद है, क्या था जी टोटल कॉस्ट का फंक्शन, वो कहता था जी कि हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ एक यूनिट कीबोर्ड है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, प्लस ये हमारे पास आते हैं सर टोटल कॉस्ट। मुझे बताएं मेरे पास एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी, 1912। नंबर ऑफ कीबोर्ड्स कितने, 3000। फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे बच्चों, 2496,000। अब बताइए जी मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 8,000,000। ऐसा, अब दोबारा यही 1912 वापस आ रहा है, लेकिन इस दफा कीबोर्ड कितने, 5200 प्लस 2496,000, क्या आ रहा है,
12,438,400 12.438 मिलियन, ऐसा। अब बता जी फिर 1912 मल्टीप्लाई बाय कितने कीबोर्ड्स, 6400 प्लस सेम 2496,000 कितना, 1473 ऐसा है मेरे बच्चों, ये सब ने कर लिया था पक्का, ऐसा ही है मेरे बच्चों। अच्छा जी, एक स्टेप आगे बढ़े। अब मेरा एक सवाल है, गौर से सुनना, सारी चीज़ें छोड़ के बोर्ड पे देख लो, सब चीज़ें छोड़ो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। मेरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे, ये कितने यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है, 3000 है। ये कितने यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है, 12.438 मिलियन। ये 5200 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट, ऐसा है, 3000 और 5200। ये कितने यूनिट्स की टोटल कॉस्ट है, 6400। एक काम करो, कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो। कैसे निकालोगे, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट निकालो, क्या आ रहा है, 2744। यानी एक कीबोर्ड आपको कितने का पड़ गया, 2744 रुपए का। जब आप कितने कीबोर्ड बना रहे हो, 3000। अगर मैं ज्यादा कीबोर्ड बनाऊं तो कॉस्ट पर यूनिट बढ़नी चाहिए, कम हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। कितनी आ रही है देखो, 2392, पक्का ऐसा ही है। अब बता सर, अगर मैं और कीबोर्ड प्रोड्यूस करूं तो मेरे एक यूनिट की कॉस्ट और कम हो जानी चाहिए, कितनी, 2300। ये कम क्यों होती जा रही है बताओ, क्योंकि आपके टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है, फिक्स कॉस्ट भी शामिल है। नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ रही है, लेकिन आपकी फिक्स कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है। तो सर कांस्टेंट होने की वजह से एक यूनिट की कॉस्ट जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो मुझे बताओ, मैं जितने ज़्यादा कीबोर्ड प्रोड्यूस करूंगा, मेरे एक कीबोर्ड की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ऐसा है, ये बात समझ आती है। अच्छा, ये कॉपी करना है तो सर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूँ, बढ़ जाऊँ। चलो बढ़े, चलो आओ अब एक छोटी सी चीज़ और देखो। बोर्ड पर देखना, बोर्ड पर देखना, अपने पास छोटी सी हेडिंग डालोगे, कैपेसिटी। क्या हेडिंग डालोगे, कैपेसिटी। गौर से देखना, आप अपनी क्लास का मुआयना करें। ये ARDD की एक क्लास है जिसमें आप इस वक्त बैठे हुए हैं, ठीक है। इस क्लास की कैपेसिटी है 250 सीट्स। कितनी, जब सिर्फ फिजिकल क्लासेस होती थी, यहाँ पाँव रखने की जगह नहीं होती। मैं आपको अपनी पुरानी क्लासेस की तस्वीर बताऊँ ना, तो यहाँ इस लकड़ी के जो है वो डेस्क के ऊपर भी क्या कहते हैं उसको, यहाँ लोग आके बैठे हुए होते थे, ज़मीन पे बैठे होते थे। ऐसा भी टाइम आया, ठीक है जी, हमने एडमिशन क्लोज कर दिया, नहीं है, फिर भी घुस के बैठ गए। अब क्या हो गया जी, ऑनलाइन का चक्कर हो गया है। तो अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईद के बाद उठेंगे और क्लासें लेंगे, वो उनके पास एक रिकॉर्डेड लेक्चर मौजूद है, सुकून है, टेंशन नहीं है। तो इस क्लास की कैपेसिटी कितनी है, 250 सीट्स की। अज्यूम करें इसमें सिर्फ 200 लोग बैठे, कितने लोग बैठे, क्या कहूँगा मैं, कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज कर पा रहा हूँ, परसेंटेज, परसेंटेज कितने परसेंटेज, मैं कहूँगा जी 200 सीटें फुल हैं आउट ऑफ 250, कितना आ रहा है, 80%। इसका मतलब है भाई ARDD इस वक्त अपनी इस क्लास का 80% कैपेसिटी यूज़ कर पा रहा है। ऐसा है या नहीं है, ये बात समझ आती है। कितनी कैपेसिटी यूज़ कर पा रहा है, 80% कैपेसिटी यूज़ कर पा रहा है। अगर जी आगे ऑनलाइन एजुकेशन और स्ट्रेंथन होती है और कोई ऐसी चीज़ आ जाती है जिसमें आपके लिए क्लास में आना मोटिवेशन ही ना हो, पेट्रोल के रेट बढ़ जाते हैं, किराए बढ़ जाते हैं, आप लोग सोचते हैं यार घर से निकले ही क्यों,
ठीक है, हालात ख़राब हो जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाकिस्तान को जो है वो बुरी नज़र से बचाए, और ये जो अभी जो मुल्क में चल रहा है ना, अल्लाह ताला इसके वबाल से तमाम लोगों को बचाए। ठीक है जी, हालात ख़राब हो जाते हैं। एक ज़माने में भाई का दौर होता था, तो उनका जब दिल होता था वो शहर बंद कर देते थे। ठीक है जी, तो मुझे बताएं अगर ऐसा कुछ सिनेरियो चल रहा हो तो आपको लगे घर में बैठना ज़्यादा बेहतर है, और ये कैपेसिटी आ जाए जी 100 लोगों के ऊपर, 100 लोग ARTT आ रहे हैं इस क्लास में, तो हम क्या कहेंगे, हम अपनी कितनी कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं? 100 डिवाइडेड बाय 250 कितना कितना जी? 40%। ऐसा है या नहीं है? ये बात भेजे में बैठती है। मुझे बताएं कैपेसिटी कम होने से या बढ़ने से कौन सी कॉस्ट बढ़ती है या कम होती है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा हमने फैकल्टी को पैसे देने होंगे, लेकिन हमारे किराए का अमाउंट क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ऐसा है? ये बात भेजे में बैठती है। सर ये कॉपी करें, और अब मैं आपको दे रहा हूँ उसके ऊपर एक सवाल। शाबाश। कैपेसिटी क्या है जी? एक फैक्ट्री में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं? तो हम कम क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं? 250 लोगों की जगह तो 200 क्यों बिठाए हैं हमने? नहीं आ रहे ना भाई, डिमांड ही इतनी है। और अगर 100 हो गई तो हम कहेंगे जी डिमांड और कम हो गई। तो कोई भी कंपनी अपनी मर्जी से अपनी कैपेसिटी को कम नहीं करती, मजबूरी है। सर डिमांड नहीं है तो कैपेसिटी क्या होगी? कम यूटिलाइज होगी। ऐसा है? अच्छा जी, अब मैं आपको दे रहा हूँ उस पर एक सवाल। हमारे टाइम तो है ना? कोई मसला नहीं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, और फिर उसके बाद मैं आपको होमवर्क में दे दूंगा एक अच्छा क्वेश्चन। आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं स्टडी टैक्स का कौन सा चैप्टर है? तो मैं तो अभी कोई टॉपिक पढ़ा ही नहीं रहा, कि तो मैं आपको छुरियाँ तेज़ करना सिखा रहा हूँ। ये बता रहा हूँ छोटी छुरी है, बड़ी छुरी है, इससे ये काम करते हैं, इससे ये काम करते हैं। अभी तो हमने घुसना है कोर्स के अंदर, अभी तो बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। अच्छा जी, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। एक छोटा सा क्वेश्चन है जी। एक कंपनी की टोटल कैपेसिटी है 70,000 यूनिट्स। इसका क्या मतलब है? ये कंपनी अगर पूरी कैपेसिटी पे काम करे ना, दिन के 8 घंटे काम करे, तो 70,000 यूनिट बन सकते हैं पूरे साल में। ठीक है, अच्छा, फिर कंपनी की डिमांड या तो 70% कैपेसिटी की है, या कंपनी की डिमांड 52% कैपेसिटी की है। या तो अगले साल हम 70% पे ऑपरेट करेंगे या 52% पे ऑपरेट करेंगे। ठीक है जी। एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 150 रुपये, और कंपनी की फिक्स कॉस्ट 5,60,000 रुपये। मुझे बताएं अगर मैं ऑपरेट करूं 70% कैपेसिटी पे तो टोटल कॉस्ट क्या होगी, और अगर मैं ऑपरेट करूं 52% कैपेसिटी पे तो टोटल कॉस्ट क्या होगी? क्या निकाल के देना है आपने मुझे? शाबाश। हो गया? अब बताओ, सबसे पहले एक चीज़ ये करते हैं कि हमारे पास हमें फंक्शन पता है कि टोटल कॉस्ट बराबर है किसके? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस। अच्छा मुझे बताया, अगर हम 70% कैपेसिटी पे ऑपरेट करते हैं तो हम कितने यूनिट बना रहे होंगे? हम बना रहे होंगे 70,000 का 70%, दैट इज 49,000 यूनिट्स। ऐसा तो टोटल कॉस्ट हमारे पास होगी 150 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 49,000 प्लस क्या आ रही है? 7, वेरी गुड, 79140, तो लानती हूँ 7.91 मिलियन 40। उसके बाद जी 52% कैपेसिटी, कितना जी? सर मेरे पास 70,000 की कैपेसिटी, अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है? 52%, कितना कितना 36,400 यूनिट्स। ऐसा आप बताएं सर, टोटल कॉस्ट यहाँ कितनी आ रही है? 150 इंटू 36,400
400 यूनिट्स प्लस 5,60,000 क्या आ रहा है? 60 ऐसा। अच्छा अब एक काम करो, मुझे कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल के दे दो। कैसे निकलेगी कॉस्ट पर यूनिट? कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट निकालो 161 अब बताओ, अगर ये नीचे कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे ज्यादा निकलेगी कम निकलेगी? ज्यादा क्यों निकलेगी? क्योंकि जितनी कैपेसिटी कम यूटिलाइज करोगे एक यूनिट की कॉस्ट बढ़ती जाएगी। कितनी? कितना आ रही है? 163। अब मुझे एक बात बताओ सर, आज की पूरी क्लास में हमने 4 बातें सीखी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगा, लेकिन आप जितने यूनिट्स बनाते जाओगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। फिक्स कॉस्ट आपकी कांस्टेंट रहेगी चाहे आप जितने भी यूनिट बना लो, लेकिन पर यूनिट बेसिस पे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाने की वजह से कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। ऐसा फिर हमने देखा कि जनाब हमारे पास बाज़ औक़ात एक प्रोडक्ट बन रहा होता है, जैसे ये कीबोर्ड है, इसमें की मटेरियल की कॉस्ट कुछ पर कीज़ लग रही होती है, कुछ पर स्पेशल की लग रही होती है, कुछ पर कीबोर्ड लग रहा होता है कॉस्ट, और फिर कुछ पर से 8, 9, 10 कीबोर्ड्स के हिसाब से लग रही होती है। तो आपने हमेशा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है उस यूनिट की जो आप बेचते हो। हम कीबोर्ड बेचते हैं, कीज़ बेचते हैं, कीबोर्ड बेचते हैं, तो हम एक कीबोर्ड की कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। ठीक है जी। और ये याद रखना, जितनी ज़्यादा कैपेसिटी यूटिलाइज करोगे कॉस्ट पर यूनिट उतनी कम होगी, जितनी कम कैपेसिटी यूटिलाइज करोगे। तो मुझे एक बात बताओ, मार्केट में बड़ी कंपनीज को छोटी कंपनीज क्यों compete नहीं कर पाती है? बड़ी कंपनी के लिए कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है? कम होती है। क्यों? वो मास प्रोडक्शन कर रही होती है, और छोटी कंपनी का प्रोडक्शन लेवल इतना ज़्यादा नहीं होता, तो उसकी कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है? ज़्यादा होती है। ऐसा है। अच्छा जी, मैं होमवर्क आपको दूंगा अफ्तार के आसपास, ठीक है जी, वो कर लीजिएगा। और अगर कुछ बच्चे कहेंगे कि जी उसका वीडियो सोल्यूशन दे दिया करें, तो मैं वहीं दे दिया करूँगा, अदरवाइज अगली क्लास के स्टार्ट में आके मैं उसको डिस्कस कर लिया करूँगा। ठीक है जी। अब मैं ज़रा टाइम टेबल देख के आपको बताता हूँ कि मोस्ट प्रॉब्ली हम फिर अभी मिलेंगे मंडे को। आज क्या डेट क्या है हमारे पास? 19 से। दिन क्या आज? बुध है, जुमरा, जुम्मा, हफ्ता, इतवार नहीं, शायद मैं देखता हूँ अभी ज़रा कोई एक आध क्लास और निकलती है तो निकाल लेते हैं, अदरवाइज़ हम फिर जो है वो ईद के बाद क्या कह रहा हूँ, मंडे को मिलेंगे। ठीक है जी। लेकिन अभी मंडे वाला बात मैंने अभी फाइनल नहीं की है, मैं टाइम टेबल देंगे। ठीक है मेरे बच्चों, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।